हेलो फ्रेंड्स, नीतीश एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। यह आपके एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये इंडिया की ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी फूड सब्सिडी प्रोग्राम है। फूड सब्सिडी प्रोग्राम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग इकोनॉमिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्लस एक व्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों लाया गया और इसके आने से क्या क्या फ़ायदे हुए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। आज हम लोग सब कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हमारा देश एक सोशलिस्ट देश है। तो सोशलिज्म मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों से हम लोग अनाज प्राप्त कर रहे हैं जो लोग अनाज उगाते हैं, उन लोगों को अनाज दे रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है। तो उगाने वाले से लेकर उन तक पहुंचाना जो लोग बेहद गरीब है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, ये काम जो है यही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये कौन से प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है? ये सोशलिज्म को रीइंफोर्स करता है। ये एक सोशलिस्टिक पॉलिसी है और आज की डेट में तो ये एक सोशलिस्टिक एक्ट है। ठीक है, अब पीडीएस की हिस्ट्री देख लेते हैं कि इंडिया में इसकी क्या इतिहास है। बहुत संक्षेप में देखेंगे 2 मिनट में। तो ये पीडीएस शुरू कैसे हुआ? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब भी वॉर होता है ना, महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो उस समय जो इंडस्ट्रियल लेबर्स थे वो लोग निरंतर काम करते रहे, इसलिए ये सोचा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इन इंडस्ट्रियल लेबर्स को राशन फूड ग्रेन्स दिया जाए, बड़े सस्ते में फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाया जाए। ठीक है, तो ये था पीडीएस की शुरुआत इंडिया में। बाद में क्या हुआ? देश आज़ाद हो गया कुछ साल बाद और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस पीडीएस स्कीम को एज अ सोशल वेलफेयर स्कीम की तरह चालू रखा गया। इसमें पीडीएस में करते क्या थे कि ऐसे रूरल एरियाज़ या फार फ्लंग एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अनाज नहीं होता है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, वहाँ पे अनाज सप्लाई किया जाता था बहुत ही कम दाम में। ठीक है, तो कुछ ये है इतिहास पीडीएस का। अच्छा, पीडीएस में क्या है, बहुत सारे छोटे मोटे सुधार किए गए। 1960s में एक आया रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे एरिया बेस्ड अप्रोच उन्होंने अपनाया, पर ये सब जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 1997 में एक चीज़ निकल के आती है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी अब हम लोग रैंडमली अनाज नहीं बांटेंगे कि किसी भी हिली एरियाज़ में दे दिए, किसी भी गाँव में दे दिए। अब हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, किन को टारगेट करना है? बीपीएल फैमिलीज़ को। और किसको टारगेट करना है? एपीएल फैमिलीज़ को। बीपीएल मतलब बिलो पावर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबव पावर्टी लाइन। ये एपीएल फैमिलीज़, ध्यान दीजिए, इंडिया में पावर्टी लाइन पता करना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं चल पाता है कि कौन पावर्टी लाइन के नीचे है, कौन ऊपर है। तो जो इंसान पावर्टी लाइन के जस्ट ऊपर है उसको कहा गया अबव पावर्टी लाइन फैमिलीज़। ठीक है उन लोग बेहद गरीब, लेकिन जो पावर्टी लाइन के जो मानक हैं उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर अबव पावर्टी लाइन फैमिलीज़ को टारगेट नहीं किया गया, उन्हें सस्ता दाम पे अनाज नहीं मुहैया करवाया गया, तो वो लोग वापस बीपीएल में आ जाएंगे। अगर उनकी सारी सैलरी जो है अनाज खरीदने में ही खर्च हो जाएगी तो वो लोग वापस बीपीएल में आ जाएंगे। इसलिए अबव पावर्टी लाइन फैमिलीज़ को और बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ को टारगेट किया गया। लेकिन क्या है कि इस टारगेट में भी डिस्टिंक्शन था। सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो बीपीएल फैमिलीज़ के ऊपर खर्च हो। ठीक है, जो जस्ट अबव पावर्टी लाइन फैमिलीज़ जो थी उनको ज़्यादा सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स नहीं मिलता था। ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया था केंद्र सरकार ने कि वो अबव पावर्टी लाइन को कितना सब्सिडी देते हैं। तो बीपीएल फैमिलीज़ को तो खूब सब्सिडी मिल रही थी, लगभग 35 किलोग्राम पर फैमिली लोगों को अनाज मिलता था बेहद कम दाम में, सब्सिडाइज्ड रेट में। वहीं अबव पावर्टी लाइन फैमिलीज़ को 15 से 35 किलोग्राम प्रति फैमिली। ये हर राज्य के ऊपर निर्भर था कि राज्य कितना सब्सिडी देना चाहता है, राज्य कितना अनुदान देना चाहता है, ये राज्यों के ऊपर था। तो कोई राज्य 15 किलो दे देते थे, कोई 20 किलो, कोई 35 किलो भी दे देते थे। तो इस हिसाब से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टारगेट किया गया है कि जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिले भैया। अच्छा, क्या हुआ कि 1999 में बीजेपी की सरकार आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इन्होंने 25 दिसंबर 2000 को एक अंत्योदय योजना शुरू की। ये अंत्योदय कौन थे?
ये बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जो पुअरेस्ट फैमिलीज़ हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, ये थे अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते थे। इनको भी टारगेट किया गया कि इनको भी 35 किलोग्राम प्रति फैमिली रसद मिले। गेहूँ, चावल और ये सारी चीज़ें जो है, अन्य सामग्री जो हैं, वो इनको दी जाए। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय फैमिलीज़ को टारगेट किया गया। ठीक है, 1997 की बात है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है वो चलती रही। लोगों के राशन कार्ड बन ही गए थे। आप अपना राशन कार्ड दिखाइए और अनाज, गेहूँ, चावल, मोटा अनाज लेकर घर चले जाइए। ठीक है, तो ये एक फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत चल रहा था। 2013 में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। 2014 में इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के एक साल पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। तो अभी तक जो चीज़ एक स्कीम के तौर पे चल रही थी, अब वो चीज़ बन गई लोगों का अधिकार। यानी इट वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। अब यदि आप राशन कार्ड होल्डर हैं और सरकार आपको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन नहीं दे रही, तो आप सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अभी आपका अधिकार बन चुका था। अभी तक तो सरकार वेलफेयर कर रही थी, अभी आपके राइट्स में शामिल हो गया था। ठीक है, राइट टू फूड में शामिल हो चुका था ये चीज़। तो दिस एक्ट लीगली एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया, लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया और 50% ऑफ अर्बन पुअर को कवर किया गया, और इनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देने का अधिकारी माना गया कि भाई इनको मिलना चाहिए। दीज फैमिलीज आर एलिजिबल। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक मास्टर स्ट्रोक था 2013 के टाइम पे, और बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे अलग अलग कार्टून्स की मदद से बहुत कुछ कहा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर कर रहा था, और बहुत कम दाम में अनाज प्रोवाइड करना वोट गेन करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। हालांकि 2014 में फिर ये चीज़ संभव नहीं हो पाया, 2014 में सरकार नहीं रही, बट ये अपने टाइम का एक मास्टर स्ट्रोक था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब देखते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशरीज कौन कौन है, लाभार्थी कौन है, किनको लाभ होने वाला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो लाभार्थी हैं वही एपीएल, बीपीएल, अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन। लास्ट टाइम जो 1997 में आपने देखा था कि सरकार या केंद्र सरकार ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट की जाए बिलो पावर्टी लाइन के ऊपर। अबव पावर्टी लाइन वालों को स्टेट के भरोसे छोड़ दिया गया था, राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया था। अब ये भेदभाव जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ख़त्म हो चुका था। अब ये बीपीएल और एपीएल फैमिलीज़ को जो है किया गया कंबाइंड, और इनको बोला गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ये नाम याद रखिएगा, पीएचएच, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और इनको 5 किलोग्राम प्रति पर्सन 5 किलोग्राम अनाज मुहैया करवाया गया। तो मतलब अगर किसी फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो 25 किलो, 10 लोग रहते हैं तो 50 किलो। ठीक है, और कौन लाभार्थी था? अंत्योदय। ये जो बीपीएल में भी सबसे पुअर होते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये भी लाभार्थी बने, और इनको 35 किलोग्राम प्रति फैमिली, यहाँ पे पर पर्सन अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ पे पर फैमिली अलॉटमेंट है। 35 kg पर फैमिली फूड ग्रेन्स अलॉट किया गया। तो आप देख लीजिए, एपीएल और बीपीएल को कंबाइन किया गया, इनको कहा गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड, 5 किलोग्राम प्रति पर्सन। अंत्योदय को कहा गया 35 किलोग्राम प्रति फैमिली। इतना फूड ग्रेन अलॉट किया जा रहा है। ऑलराइट, अब जो ये फूड ग्रेन है वो किस कीमत पे अलॉट किया जा रहा है? तो फूड ग्रेन की कीमत है 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो वीट और 1 रुपये प्रति किलो कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज। ये तो सेंटर की तरफ से इतनी भारी सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा अगर स्टेट चाहे, अगर कोई राज्य चाहे तो इसको फर्दर सब्सिडाइज कर सकता है। कोई अगर राज्य चाहे तो और सस्ते में बेच दे, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये तो 1-1 रुपये में बेच रहे हैं। 1 रुपये किलो जो है गेहूँ मिल रहा है, 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 1 रुपये किलो कोर्स ग्रेन मिल रहा है। इसके अलावा केरोसिन, शुगर, सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दाम पे, बहुत ही सस्ते दाम पे कोई भी राज्य मुहैया करवा सकता है इन फैमिलीज़ को। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, प्रायोरिटी हाउस होल्ड समझ में आ गया,
अंत्योदय हाउस होल्ड समझ में आया। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है पीडीएस का, पीडीएस काम कैसे करता है, इस पे ज़रा देखना पड़ेगा। तो होता क्या है, जो फार्मर होते हैं, किसान, ये अनाज उगाते हैं, इनका अनाज प्रोक्योर कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर इनके अनाज को खरीद लेती है। ओपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, अगर आपने अनाज उगाया, अगर आपका अनाज कोई नहीं खरीद रहा, एफसीआई के पास जाके बेच दो, ठीक है। तो फार्मर ने उगाया अनाज, एफसीआई ने खरीद लिया। अब एफसीआई क्या करती है, इस अनाज को स्टेट गवर्नमेंट्स को यानी अलग अलग राज्यों को अलॉट कर देती है। किस पर? सेंट्रल इशू प्राइस पर। ये सेंट्रल इशू प्राइस जो होता है वो एमएसपी से काफ़ी कम होता है। मतलब एमएसपी पे खरीद रहे हैं, सेंट्रल इशू प्राइस पर अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स को बेच रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं। हर जिले लेवल पर, वार्ड लेवल पर, नगर निगम लेवल पर, पंचायत लेवल पर बहुत सारी इनकी राशन की दुकानें होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, जहाँ से ये जो है राशन बंटवा देते हैं और ये राशन पहुँच जाता है लास्ट में बेनिफिशियरीज के पास, ठीक है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है प्रोक्योरमेंट एंड अलॉटमेंट। प्रोक्योर करेगा फार्मर से, अलॉट करेगा बाकी राज्यों को। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? ये जो अनाज उन्हें मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बेनिफिशियरीज तक पहुंचाना। ये जो हमने प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स देखे हैं और अंत्योदय हाउस होल्ड देखे हैं, उन तक जो है सस्ते दरों में अनाज पहुंचा देना। तो ये है पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं, जैसे बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने का काम किसका है। तो बेनिफिशरीज़ यानी कौन गरीब है, किसको मिलना चाहिए ये सस्ते दाम में अनाज, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और ग्राम पंचायत का काम होता है कि रूरल पुअर को आइडेंटिफाई किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम है ग्राम पंचायत का। अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे आपका नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ये क्या काम करती है? ये अर्बन पुअर को आइडेंटिफाई करती है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस समझ में आया। अब ये जो फेयर प्राइस शॉप चलाया जा रहा है, ये फेयर प्राइस शॉप कौन लोग चलाते हैं? ये जो राशन की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप, इसको चलाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर राशन की दुकानों को चलाया जाता है। अब ये इस पूरे प्रक्रिया की, पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नोडल एजेंसी कौन सी है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सब आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई के अंदर। बस इतना ही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आपने इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको थोड़ा समझ लिया, कंसोलिडेट कर लिया, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैकेनिज्म इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ और, जब एमपीपीएससी का जब आप लोग आंसर लिखते हैं या मेंस के जो एग्जामिनर हैं उनको इस तरह के रे डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बहुत पसंद आते हैं। आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए और नीचे भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, नंबर अच्छे मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएस का इंपॉर्टेंस आप लोग ने देख लिया। बस उसको समअप करने के लिए, इट इंश्योर्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी प्रदान करता है। भाई गरीब लोगों को भी तो न्यूट्रिशन का पूरा अधिकार है, नहीं तो बाद में जब WHO के आंकड़े आते हैं कि इंडिया में इतने लोग माइल न्यूट्रिशन हैं, इतने लोग वेस्टेड हैं, इतने लोग स्टंटेड हैं, तो इसमें इंडिया की छवि अच्छी नहीं उभर के आती देश विदेश में। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो भी इससे बर्बाद हो रही है। अगर मैक्सिमम लोग जो है मेल न्यूट्रिशन है हमारे देश में, तो ये किस तरह का डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ फिर? दूसरी चीज़, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम सरप्लस रीजन टू डेफिसिट रीजन। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में बहुत ज़्यादा फूड उगाया जा रहा है, बुंदेलखंड में अकाल आया हुआ है, ठीक है, तो सरप्लस फूड वहाँ से बुंदेलखंड में आ गया। फूड सप्लाई एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पुअर, सस्ते दाम में फूड सप्लाई हो रही है। और ये सस्ते दाम में फूड सप्लाई होना कोई सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। तो अगर वोट ज़रूरी हैं तो उनको खाद्य आपूर्ति भी तो उनकी ज़रूरी है, उनको खाना पीना भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर किस चीज़ का वेलफेयर स्टेट। चौथी चीज़ है, इट एक्ट्स एज अ बफर स्टॉक फॉर फूड प्रोडक्शन सो दैट फ्लो ऑफ फूड रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग लीन सीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, आपने कभी नहीं सुना होगा कि गेहूँ चावल महंगा हो गया। ये हमारा स्टेपल फूड है और ये एक ओपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। आप अगर गेहूँ चावल उगा रहे हैं, आपका गेहूँ चावल कोई नहीं खरीद रहा,
आप जाके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दीजिए, उनके पास इतना बफर स्टॉक है कि जब भी फूड सप्लाई की कमी हो जाती है, जब भी फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मानसून सीज़न हो गया जब पैदावार ही नहीं हुई, तो उन लोग क्या करते हैं, उस बफर स्टॉक को ओपन मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं ताकि प्राइस स्टेबल हो जाए और लोगों को आसानी से, बहुत ही सुलभता के साथ अनाज जो है मिल भी जाए। ठीक है, तो एक तरीके की प्राइस स्टेबिलिटी भी ये मेंटेन करता है, ये जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ढांचा है। अब चलते हैं कि इश्यूज़ क्या है। बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। ये जो बेनिफिशरीज़ को जो आइडेंटिफाई किया जाता है ना कि किनको जो है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलना चाहिए, इसमें बहुत सारे एरर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे इंक्लूड हो जाते हैं जो वेल ऑफ हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की। जो लोग इकोनॉमिक प्राइसेस में फूड ग्रेन्स खरीद लेते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। कई लोग ऐसे छूट जाते हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनको बेहद ज़रूरत है अनाज की, वो लोग छूट जाते हैं। तो इसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर होते हैं, ठीक है, बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन में। और इन एरर को आप सिस्टम की गलती मान सकते हो, ब्यूरोक्रेटिक एरर मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब एफसीआई तो कह रहा है कि हाँ हम स्टोरेज के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास इतने स्टोर हाउस और वेयर हाउसेज हैं नहीं। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ कि इतने टन अनाज जो है सड़ गया, क्योंकि हमारे पास इतने वेयर हाउसेज नहीं है, ठीक है, और इतना आसानी से क्लियरेंस भी नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल एफसीआई ने जो है 1000 किलो अनाज स्टोर कर लिया, अब उसको स्टेट गवर्नमेंट को बांटेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा ही नहीं कि अगले दिन ही दे देगा, तो इसमें जो अलॉटमेंट में भी समय लगता है। ऑलराइट, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, अलॉटमेंट भी कुछ समय खा लेता है, और इतने समय में कई बार क्या होता है कि अनाज रखने की जगह ही नहीं बची और अनाज जो है सड़ गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। लीकेज ऑफ फूड ग्रेन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग बाय एफपीएस ओनर। कई सारे जो राशन शॉप के जो ओनर हैं बहुत सारे पकड़ाए भी गए हैं। कई सारे राशन शॉप ओनर क्या करते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स उनको मिलते ही हैं ताकि उन्हें बेनिफिशरीज़ को बेचना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट में जाके बेच लेते हैं। 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो में बेच रहे हैं 3 रुपये किलो की चीज़, तो ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट में जाके बेच लेते हैं, 1-1 लाख रुपए के चावल बेच डाले। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग पढ़ते रहे होंगे। नेक्सस ऑफ एफसीआई ऑफिशियल्स विथ अड़ती यानी मंडीज इंटरमीडियरीज। तो ये जो एफसीआई ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे जो करप्शन का भी जो पूरा इशू है कि जो एफसीआई ऑफिशियल्स हैं वो जो मंडी में जो इंटरमीडियरीज रहते हैं, जिनको अड़ती कहते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। अब ये नेक्सस जो है किस तरह से काम करता है, इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक किसान है, वो एफसीआई के दफ्तर आया अपना अनाज बेचने, उसको मालूम है कि एमएसपी जो है, मान लीजिए ऐसा एमएसपी जो है 100 रुपये प्रति किलो है, और अनाज बेचने आ गया वो एफसीआई के दफ्तर। एफसीआई के ऑफिसर ने बोला कि गोडाउन सारे भरे हुए हैं, 1 हफ्ते बाद आना। अब किसान अपना ट्रैक्टर जिसमें उसने गेहूं चावल की बोरियां लादी हुई हैं, वो 1 हफ्ते तक करेगा क्या? उसको अपना सामान फसल की कटाई के बाद जल्द से जल्द बेचना है, ठीक है। अब किसान के पास कोई और चारा बचा नहीं, तो वो पहुंचा सब्जी मंडी। वहाँ पर रहते हैं मिडिल मैन, अड़ती। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपका अनाज बिकवा दूंगा 90 रुपये प्रति किलो में। एमएसपी है 100 रुपये प्रति किलो, ये 90 रुपये प्रति किलो में बिकवा रहा है। अब किसान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव भी नहीं बचा कि यार कुछ तो मिले, ठीक है, 90 रुपये प्रति किलो में अपना अनाज बेच दिया। अब वही अड़ती जो है एफसीआई के दफ्तर आया। अब एफसीआई के ऑफिशियल और अड़ती की बढ़िया साठगांठ थी, तो एफसीआई के अधिकारी ने एक फर्जी स्लिप बना दी कि हाँ हमने 1000 रुपये किलो जो है, हमने 1000 किलो अनाज जो है 100 रुपये प्रति किलो में ख़रीद लिया। अब हर किलो में उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। भाई अड़ती ने तो 90 रुपये प्रति किलो में ख़रीदा है और एफसीआई अधिकारी को बेच रहा है 100 रुपये प्रति किलो में। एफसीआई अधिकारी बाकायदा स्लिप बना के भी दे रहा है, तो उन्हें प्रति किलो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, यानी टोटल 10,000 रुपये अगर 1000 किलो अनाज था तो। अब ये प्रॉफिट जो है आधा आधा दोनों ने बांट लिया, आधा एफसीआई के अधिकारी रख लिया, आधा जो है अड़ती रख लिया। ये तो सिर्फ मैं 1000 किलो यानी 1 टन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 टन 50 टन ऐसे आते हैं अनाज, ठीक है। तो इस तरीके की मिली भगत होती है, इसको कहते हैं नेक्सस। होल कंसेप्ट ऑफ एमएसपी इनकलकेट्स फार्मर टू प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट एंड दिस लेड टू मैसिव इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एमएसपी के अंदर 23 अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, लेकिन किसान जो है अधिकतर व्हीट एंड राइस उगाते हैं। पहली बात तो हो सकता है उनके पास इतनी जो भी है उनके पास इतनी नॉलेज ना हो, समझ ना हो, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये है कि व्हीट एंड राइस जो है स्टेपल फूड क्रॉप है,
चाहे खरीफ हो या रबी, पूरे साल बिकता है वीट एंड राइस। अपना जब रबी सीज़न आ गया तो गेहूँ उगा लिए, खरीफ आ गया तो चावल उगा लिए, और पूरे साल पैसा। तो इसमें होता क्या है कि जब आप पूरे टाइम पैडी फील्ड्स को पानी से ढके रहते हो तो इससे मीथेन एमिट होती है, और इन्वायरमेंटल या ग्लोबल वार्मिंग में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में पैडी फील्ड्स का बहुत बड़ा योगदान है, चावल की खेती का, और चावल की खेती खूब होती है। दूसरी बात यह है कि इनको फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं। तो ये लोग भयंकर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, खासकर पंजाब हरियाणा रीजन में। और पंजाब का एक रीजन है गुरदासपुर, एक ज़िला है, उसको इंडिया की कैंसर कैपिटल कहा जाता है। लैंड इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र मिल चुके हैं कि लोगों को अब वहाँ कैंसर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं। एक ये छोटा सा एक पॉइंट है, फॉर्डर पॉइंट ही है कि लैंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है एमएसपी की वजह से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पीडीएस के साथ जो है ये सारी परेशानियां तो हैं। अब जब परेशानियां हैं तो इनका रिफॉर्म भी होना चाहिए। तो पीडीएस रिफॉर्म की तरफ अब हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेटिंग आधार विथ पीडीएस फॉर एलिमिनेटिंग घोस्ट बेनिफिशरीज़। कई बार ऐसा होता है कि लोग फर्जी राशन कार्ड बनाकर पहुंच जाते हैं, इनको कहते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज़। ये बेनिफिशरीज़ हैं नहीं, लेकिन ये बन रहे हैं कि हाँ हम हैं, ताकि हमें सस्ते में अनाज मिल जाए, और इस सस्ते में अनाज को ये लोग ब्लैक मार्केट कर दें या ओपन मार्केट में बेच दें इकोनॉमिक प्राइसेस पे या मार्केट रेट पर बेच दें। अच्छा, पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि जो लोग राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके अभी राशन कार्ड सीड नहीं है आधार कार्ड से, वो लोग 30 सितंबर 2020 तक अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें राशन कार्ड को। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब डुप्लीसिटी होने के चांसेस बहुत कम है। अब आपकी पहचान राशन कार्ड नहीं है, अब आपका पहचान है वो आधार नंबर। उसके बाद तो फिर सब कुछ आधार नंबर डाले और पूरा डाटाबेस बना हुआ है आपका। ठीक है, तो आधार कार्ड के साथ सीड करना राशन कार्ड को बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं वो आ गई हैं मार्केट में। इससे होता क्या है, ऑनलाइन एंट्री ऑफ बेनिफिशियरी डाटा, मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस रिगार्डिंग नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन बाई बेनिफिशरीज एट्सेट्रा। अब क्या है, आपका पूरा डाटाबेस है। इनफैक्ट फेयर प्राइस शॉप्स में भी आपका डाटाबेस है। वो लोग आपका नाम डालेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, आपके घर में कितने लोग हैं जो आप पे निर्भर हैं, आप कितना सामान पहले ले जा चुके हैं, कितना सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन आप पहले ले जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें एक डाटाबेस मेंटेन किया गया है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अब जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल इशू प्राइस पे अनाज बेच देता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना अनाज किसी वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउस, स्टोर हाउस, और फिर ट्रकों की माध्यम से ये वेयर हाउस से जो है फेयर प्राइस शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करवाते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जीपीएस ट्रैकिंग इनेबल कर दी है कि ये जो ट्रक है जो स्टोर हाउस से फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान तक जा रहा है, वो सच में राशन की दुकान में जा रहा है कि मंडी में जा रहा है और बेचने अनाज को मार्केट प्राइस पे। तो कई बार ऐसे हुए कि ट्रक के ट्रक जो है मंडी में बेच दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग इनेबल कर दी गई है। अब उन ट्रकों को आप जीपीएस के माध्यम से ट्रैक कर सकते हो कि यार ये राशन शॉप तक गया कि नहीं गया। दूसरी बात यह है कि यूज़ ऑफ एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी वार्ड में रह रहे हैं, नगर निगम के अंदर अपने अपने वार्ड रहते हैं, हर वार्ड की अपनी एक राशन की दुकान होती है। ठीक है, उस राशन की दुकान को अपने प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स के नाम पता रहते हैं, उनके पास सूची होती है या डाटाबेस होता है। आज के ज़माने पे हम लोग बात करें तो जैसे ही आपका राशन उस राशन शॉप में आ गया, आपको एक एसएमएस आ जाता है कि भैया आपका राशन आ चुका है, आप आइए ले जाइए। और जब आप आकर अपना राशन उठा ले जाते हैं तो भी आपको एक मैसेज आता है कि आप अपना राशन ले जा चुके हैं। तो इस तरीके से एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग भी ये डुप्लीसिटी या घोस्ट बेनिफिशरीज़ को कम करता है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। पहले क्या हुआ था कि 2016-17 में जब ये आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड को सीड करने की बात हुई थी, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, उन्होंने बोला कि हम आधार कार्ड के साथ तो लिंक नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमारा जो स्टेट है वो धीरे धीरे पुलिस स्टेट बन जाएगा। मतलब स्टेट के पास हर नागरिक की जानकारी रहेगी आधार के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करवा दिया
कि आप भले आधार कार्ड नंबर मत दीजिए, राशन कार्ड के साथ साथ आप अपना अंगूठा भी लगाइए, ठीक है। तो राशन कार्ड तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आइरिस स्कैन आता है, थंब इम्प्रेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें, ताकि आपको जो है आइडेंटिफाई किया जा सके। बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑलराइट, तो ये सारे पीडीएस रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब इसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आती है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, और 17 राज्यों ने इसकी हामी भर दी है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब राशन कार्ड जो है पूरे इंडिया में कहीं भी चलेगा। मध्य प्रदेश का कोई प्रायोरिटी हाउस होल्ड या अंत्योदय फैमिली का कोई जो बंदा है वो यूपी में जाके अनाज ले सकता है, गुजरात में जाके अनाज ले सकता है, एंड सो ऑन। ये किया क्यों गया? लास्ट ईयर कोविड के टाइम माइग्रेंट लेबर्स का संकट था, उनको अनाज खाने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास, और ना वो किसी फेयर प्राइस शॉप में जाके खरीद सकते थे, क्योंकि अगर यूपी का कोई प्रायोरिटी हाउस होल्डर है तो वो यूपी में ही अनाज ले सकता है। सिमिलरली, और ये सिर्फ यूपी में नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इंदौर में रहता हूँ, एक जो पर्टिकुलर वार्ड है, जिस वार्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, उस वार्ड की जो फेयर प्राइस शॉप होगी, वहाँ पे उन लोगों की सूची होती है फेयर प्राइस शॉप में कि किनको अनाज दिया जाना है, लाभार्थी कौन है उनकी सूची होती है हर फेयर प्राइस शॉप में, वो भी वार्ड दर वार्ड। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंदौर में रहता हूँ तो जाके मुरैना से सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन खरीद लाऊं, ठीक है। बट ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है वन नेशन वन राशन कार्ड से। सारे स्टेट इसमें हामी नहीं भरे हैं, लेकिन हाँ 17 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हामी भरी है, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि वो 17 स्टेट कौन है जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया है। ये 17 स्टेट्स की सूची है। इसमें ध्यान देने वाली बात बस ये है कि इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ठीक है। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड के नियम में मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब कोई भी यूपी का, बिहार का कोई भी माइग्रेंट लेबर है, कोई भी गरीब इंसान है, वो मध्य प्रदेश में आकर सस्ते दाम में अनाज ले सकता है और जीवन यापन कर सकता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड को इसी तरह समझाया गया है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस देयर आर 45 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हु अकाउंटेड फॉर 37% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इंडिया में जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन्हीं की संख्या जो है 37% है कुल आबादी की। 45 करोड़ लोग हैं जो इधर से उधर जॉब कर रहे हैं। इन प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पीडीएस a राशन कार्ड होल्डर कैन बाय फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप इन द लोकेलिटी वेयर ही और शी लिव्स। ये मैंने आपको बताया कि आप जिस पर्टिकुलर वार्ड में रहते हैं बस उसी वार्ड के फेयर प्राइस शॉप से आपको सब्सिडाइज्ड ग्रेन मिलेंगे, बाकी और कहीं से नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड वुड इंश्योर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू बेनिफिशरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ही लिव्स। दिस एक्चुअली प्रोवाइड फूड सेफ्टी टू माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर के लिए तो ये फूड सेफ्टी है ही, साथ में आपका राइट टू फूड इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। अगर राइट टू फूड है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको ये राइट देता है तो आप कहीं भी रहिए, आपको खाने पर तो अधिकार है ना, आपको खाना मिलना चाहिए। ये आपके प्लेस ऑफ लिविंग पे डिसाइड नहीं करता है कि किस जगह आप रहते हैं। उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड री इन्फोर्सेज द स्पिरिट ऑफ फूड सिक्योरिटी। समझाने वाली बात है ही नहीं, फूड सिक्योरिटी को, स्पिरिट को मजबूत करता है। दिस विल हेल्प अचीव द टारगेट सेट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 दैट इज एंडिंग हंगर बाई 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है शुरुआत के इंपॉर्टेंट 5-6 तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, और एक पॉइंट ये फॉर्डर पॉइंट होता है, लगभग किसी भी आंसर में आप डाल सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कहीं पे भी आप एक पॉइंट डाल सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या कहता है कि आपको हंगर एलिमिनेट करनी है बाई 2030। बहुत सारे लोग तो माइग्रेंट लेबर भूख से ही मर गए। अगर ये चीज़ वन नेशन वन राशन कार्ड पहले होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको हंगर एलिमिनेट करना है, मेल न्यूट्रिशन एलिमिनेट करना है, वेस्टिंग स्टंटिंग कम करनी है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमको बल मिलता है और हम लोग बेहतर लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।